लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963। लॉ ऑफ लिमिटेशन, देखिए लॉ ऑफ लिमिटेशन होता क्या है। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है? द टाइम पीरियड विद इन विच द पार्टीज टू अ लीगल एग्रीमेंट कैन टेक एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू एनफोर्स देयर लीगल राइट। यानी कि जैसे मान लीजिए बैंक XYZ है, यहां पर XYZ बैंक ने यहां पर बोरोर ए के साथ अग्रीमेंट किया। XYZ बैंक ने यहां पर ए के साथ अग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस है, कॉवेनेंट्स हैं, जिनको यहां पर मानना है पड़ेगा पर्सन ए को। अगर अब ये इन चीजों को नहीं मानता तो उसके केस में यहां पर इस एग्रीमेंट को किस तरह से मनाया जाएगा? किस तरह से मनवा पाएगा बैंक? बैंक इसको मनवा पाएगा थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कानून में जाएगा, कानून में जाकर कार्रवाई करेगा कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था लेकिन ये इस चीज को मान नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान आप यहां पर जो भी आपका अग्रीमेंट हुआ था उसके बतौर आप यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। द टाइम लिमिट विद इन विच द पार्टीज टू लोन अग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट जो भी हुआ है, एक्शन टेक कर सकती हैं एक कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसके थ्रू अपना जो लीगल राइट है, कानूनी हक है, उससे जता सकती हैं, उससे एनफोर्स कर सकती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए इस केस में, इस लोन अकाउंट के केस में जो लिमिटेशन पीरियड था वो खत्म हो गया, तो उसके केस में यहां पर XYZ बैंक का जो राइट टू रिकवरी है वो खत्म नहीं होगा। राइट टू रिकवरी खत्म नहीं होगा, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए एग्रीमेंट को मनवाने का जो हक था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं? यानी कि ए ने इसको पैसा देना, वो चीज नहीं खत्म हुई, वो तो बनी रहेगी, वो फिर भी बनी रहेगी अगर यहां पर लिमिटेशन खत्म हो भी जाती है, लेकिन हां उसको कानून में दायरे में लेकर जाने का जो हक था ना बैंक का, वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड बार्स ओनली द रेमेडी ऑफ फाइलिंग सूट, सिर्फ और सिर्फ कानूनी दायरे को अपनाने से मना करता है एक्सपायरी अगर होती है, एंड डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ रिकवरी ऑफ द डेप्ट। यहां पर राइट ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्ट नहीं खींचता, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो बैंक का यहां पर राइट था कि कानूनी दायरे में रहते हुए कोर्ट में जाकर वो कार्रवाई कर सकता है, केस लगा सकता है, सिर्फ वो राइट चला गया। लेकिन बैंक जो है यहां पर रिकवरी कर सकता है। मान लीजिए ए के खाते में कोई पैसा आता है, तो ये नहीं है कि बैंक के पास राइट नहीं रहेगा, बैंक इसके खाते को डेबिट करके अपना अकाउंट क्रेडिट कर सकता है, सेटअप को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तब तो वो चीज अलाउड ही रहेगी, तब तो वो चीज अलाउड ही रहेगी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ए को अब कानून के तहत वो यहां पर कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता, इसके खिलाफ यहां पर केस नहीं कर सकता। ओके, एंड फर्दर ये जो यहां पर लिमिटेशन पीरियड है, जो लिमिटेशन पीरियड है यहां पर, ये यहां पर आप एग्रीमेंट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। ये नहीं है कि XYZ बैंक अपने एग्रीमेंट में लिख देगा कि ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसका ओवर राइडिंग इंपैक्ट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन का ओवर राइडिंग इंपैक्ट है। अगर XYZ के पास से मान लीजिए ए ने यहां पर लोन ले लिया, ए ने क्या किया, यहां पर लोन ले लिया एंड फर्दर ये लोन की वापसी नहीं करता, अब बैंक ने इसके ऊपर केस तो करना है ना, बैंक ने इसके ऊपर केस फाइल तो करना है ना, सूट फाइल तो करेगा ये बैंक इसके ऊपर। अब अगर सूट फाइल करना है तभी कर पाएगा अगर ये लिमिटेशन पीरियड इसका एक्सपायर नहीं हुआ। अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया हुआ तो उसके केस में बैंक यहां पर ए के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएगा। ओके, then it is limitation period cannot be shortened or lengthened by mutual agreement as I discussed। तो यहां पर उसे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। फर्दर पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटिंग ऑफ लिमिटेशन, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड है वो रहता कितने टाइम तक का, कितने टाइम की बात नहीं करेंगे, कब से स्टार्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइकवाइज XYZ बैंक ने यहां पर लोन दिया पर्सन ए को, XYZ बैंक ने यहां पर लोन दिया पर्सन ए को ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 तक में बैंक ने यहां पर लोन दिया है यहां पर। ठीक है, तो लोन के केस में यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 3 साल का लोन, 3 साल का रहता है। यानी कि टर्म लोन दिया गया मान लीजिए यहां पर, तो टर्म लोन के केस में यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड दैट इज 3 इयर्स, एंड जो फर्स्ट डे होता है उस तारीख को यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी डे कहते हैं ना, यानी कि जब रिपीट होगा तो ये एनिवर्सरी डे बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहां पर डेट रहता है उसे क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं एंड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि 1 जनवरी 2020 को इसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होगा। 1 जनवरी 2020 को इसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होगा। अब बात आती है कि लोन तो दिया गया था 5 साल का, लोन तो दिया गया था 5 साल का,
तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है क्या ये एक्सटेंड नहीं होता? बिल्कुल, लिमिटेशन पीरियड आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चैनल अवेलेबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गया, इन केस उन चैनल में से किसी भी चैनल को नहीं अपनाया गया, जैसे कि डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर या फिर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, रिवाइवल लेटर, वो आपने नहीं अपटेन की, या फिर ना ही कोई पार्ट पेमेंट ली गई या फिर कोई पेइंग स्लिप ली गई, तो उसके केस में यहां पर बैलेंस कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो उसके केस में क्या रहेगा, इसकी लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगी। किस केस में? यहां पर 1 जनवरी 2020 के केस में इसकी लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगी। इसकी जो लिमिटेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी यहां पर 3 साल के बाद। तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड रहता है, उसका चार्ट में आपको टेबल बता दूंगा, उसके केस में आप इसको देख पाएंगे। ओके, अब बात आती है रिगार्डिंग कि यहां पर ना कुछ एक आपके पास चीजें रहती हैं, कुछ एक प्रोविजंस रहती हैं, जिस टाइम पीरियड को हम यहां पर लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करते हुए एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि बीच में से छोड़ देते हैं। तो कौन कौन सी चीजें? अब सिंपल सी चीज हमने यहां पर कंसीडर की, ये 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन यहां पर आप जब लिमिटेशन को कंप्यूट करते हैं तो कुछ एक चीजों को छोड़ देते हैं। कौन से पीरियड छोड़ते हैं? फर्स्ट, इट इज रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ कोर्ट्स, यानी कि अगर यहां पर जो कोर्ट है वही बंद है, कोर्ट है वही बंद पड़ी है, द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, यानी कि 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए इसकी लिमिटेशन एक्सपायर हुई इस लोन अकाउंट की, एंड 1 जनवरी 2020 को जो कोर्ट थी वो बंद पड़ी है। वो क्या पड़ी है? वहां पर छुट्टी है, कोई पब्लिक हॉलिडे, उसके कारण कोर्ट जो है वो बंद पड़ी है। उसके केस में यहां पर जो यहां पर आपकी लिमिटेशन पीरियड है, दैट वुड बी अप टू द डेट जब नेक्स्ट डे में कोर्ट ओपन होगी तब तक वैलिड होगी। Okay, if the limitation period expires on the day when the court is closed, in that case the suit can be filed on the day when court reopens, यानी कि जिस तारीख को कोर्ट रीओपन होगी उस तारीख को आप यहां पर फाइल कर पाएंगे। मान लीजिए 2 जनवरी को ओपन हुई तो 2 जनवरी को फाइल कर पाएंगे, यानी कि लिमिटेशन उसके केस में आपकी 2 जनवरी तक क्या होगी? वैलिड होगी। देन इट इज रिगार्डिंग एब्सेंस फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर ना एक चीज समझ लीजिए, एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना, ये नहीं है कि जितने दिन बंद रही कोर्ट इन बिटवीन, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर आपकी जो लिमिटेशन है जिस दिन एक्सपायर हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, जिस दिन एक्सपायर हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द एब्सेंस फ्रॉम इंडिया। अगर ये पर्सन ए जो है 2 साल बीच में से फॉरेन ही रहा, आपके पास इसका वीजा एंड जो भी इसकी पासपोर्ट की कॉपी है वो लगी हुई है, आपके पास वैलिड प्रूफ है, उसके केस में वो पीरियड भी इसमें से लिमिटेशन पीरियड में एक्सक्लूड हो जाएगा। 2 साल के लिए अगर जो पर्सन था वो बाहर ही रहा, वो इंडिया में रहा ही नहीं, तो इन बिटवीन वो पीरियड भी यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगा। Then it is regarding the injunction. If a person is restrained by way of injunction from the court to enforce a legal remedy against such person for a period, for a particular period, तो ऐसा जो पीरियड रहेगा it is to be excluded from the calculation of the limitation period. अब इंजंक्शन क्या रहती है? मान लीजिए कोर्ट ने ना कोई पहले यहां पर किसी तरह की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, एक पावर यहां पर इसको प्रोवाइड कर रखी है पर्सन ए को कि इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने ऐसे दिशा निर्देश दे रखे हैं कि यहां पर ए के खिलाफ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उस टाइम पीरियड के दौरान, उस टाइम पीरियड को यहां पर हम लिमिटेशन में से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। लाइकवाइज ये मान लीजिए अगर कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के लिए इस पर्सन के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, एंड वो टाइम पीरियड इन बिटवीन दिस लिमिटेशन पीरियड फॉल कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड को यहां से हम एक्सक्लूड कर देंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन वेयर द सूट इज फाइल्ड इन द रॉन्ग कोर्ट इनएडवर्टेंटली। अब यहां पर आपकी ज्यूरिसडिक्शन जो थी वो यहां पर बनती थी, ठीक है, इस एरिया में, लेकिन आपने जो केस फाइल कर दिया था वो डिफरेंट किसी कोर्ट में फाइल कर दिया इनएडवर्टेंटली, गलती से, जानबूझकर नहीं किया, गलती से किसी और कोर्ट में आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो जो आपका समय यहां पर वेस्ट गया ना, उस टाइम के लिए यहां पर उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उस टाइम के लिए उसे यहां पर एक्सटेंड फर्दर किया जा सकता है। दैट इज द केस। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं जिनके केस में, ये 4 केसेस हैं जिनके केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड हो सकता है। पहली चीज है क्लोजर ऑफ द कोर्ट, यानी कि जिस दिन आपकी लिमिटेशन एक्सपायर होनी थी उस दिन कोर्ट में छुट्टी है, तो जिस दिन नेक्स्ट कोर्ट ओपन होगी उस दिन तक आपका जो लिमिटेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। फर्दर एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, जहां पर वो पर्सन बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो वो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर देंगे। फर्दर इंजंक्शन, यानी कि जहां पर कोर्ट ने ही कोई ऐसी दे रखी है, पावर दे रखी है जहां पर पर्सन के खिलाफ कोई लीगल आप रेमेडी अपना ही नहीं सकते, तो उस तरह का जो समय सीमा है उसको भी यहां पर हम लिमिटेशन पीरियड में से निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसा जो कोई भी टाइम पीरियड है उसको भी हम यहां पर बीच में से निकाल देंगे। फर्दर जो आपके पास कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जिस कोर्ट में आपने केस फाइल करना था गलती से आपने किसी और कोर्ट में कर दिया, तो उसके केस में भी, लेकिन ऐसा गुड फेथ में किया, तो वहां पर जो कोई भी टाइम पीरियड आपका टाइम जाया गया है वहां पर, ठीक है, यानी कि वेस्ट हुआ वहां पर, उस टाइम पीरियड को फर्दर हम यहां पर लिमिटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके,
देन इट इज रिगार्डिंग लिमिटेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड। तो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किस तरह से करेंगे? अगर आप बोरोअर से या फिर उसके एजेंट से, बोरोअर से या फिर उसके एजेंट से आप यहां पर कोई पार्ट पेमेंट आपके पास आ जाती है, या फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर आपके पास आ जाती है, या फिर कोई रिसीट आपके पास आती है, यानी कि पे स्लिप के थ्रू पैसा यहां पर आपके पास जमा करवाया गया, तो उसके केस में भी यहां पर क्या होगी, आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो यहां पर एक्सटेंड हो जाएगा। कौन कौन से केसेस में है? पहली चीज तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट के थ्रू, जहां पर बीसी लेटर जिसे कहते हैं, या बैलेंस कंफर्मेशन लेटर हो गई, या फिर रिवाइवल लेटर हो गई, इनके थ्रू आपने यहां पर एक्नॉलेज कर लिया डेप्ट को, या फिर पार्टली या फिर होली यहां पर कह लीजिए जो पैसा है वो पे किया गया, जो पैसा यहां पर पे किया गया, जैसे मान लीजिए टर्म लोन के केस में इंस्टॉलमेंट पे की गई, तो इंस्टॉलमेंट तो पे की गई, किसके द्वारा पे की गई? या तो बोरोर ने खुद पे की, या फिर उसका जो यहां पर एजेंट है उसके द्वारा पे की गई। तो उसके केस में भी यहां पर जो आपकी लिमिटेशन पीरियड है वो यहां पर एक्सटेंड हो सकता है, उसके केस में भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो यहां पर एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ऐसा जो यहां पर पैसा जमा करवाया गया, या फिर डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर दी गई, या फिर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर दी गई, वो यहां पर लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले होनी चाहिए। लाइकवाइज यहां पर हम पहले एग्जांपल ले रहे थे कि 1 जनवरी 2017 को लोन दिया, एंड इसकी जो यहां पर लिमिटेशन है कब तक वैलिड है? 1 जनवरी 2020 तक वैलिड है ना। तो 1 जनवरी 2020 तक मैक्सिमम ये अगर चीज फॉलो की जाएगी, यानी कि डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर ले ली गई या फिर पार्ट पेमेंट हो गई, सिर्फ और सिर्फ तभी इसकी जो लिमिटेशन है वो फर्दर आगे क्या होगी? आगे रिन्यू होगी। उसी केस में यहां पर जो लिमिटेशन है फर्दर आगे रिन्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये नहीं है कि पर्सन 2 जनवरी को आगे यहां पर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर दे दे, उसके केस में ये वैलिड नहीं होगा, उसके केस में यहां पर एक्सटेंड नहीं मानी जाएगी, उसके केस में लिमिटेशन एक्सपायर मानी जाएगी। इवन इन द केस जो लिमिटेशन है वो एक्सपायर हो भी चुकी है, उसके केस में भी यहां पर जो लिमिटेशन है फर्दर उसको फिर से एनफोर्स किया जाएगा, किया जा सकता है। लेकिन उसके केस में आपको फ्रेश प्रॉमिस करवाना होगा पे का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जीक्यूट किए थे वो दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करने होंगे, वो दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करने होंगे। देयर शुड बी अ फ्रेश प्रॉमिस टू पे, देयर शुड बी अ फ्रेश प्रॉमिस टू पे। ओके, लिमिटेशन एक बार एक्सपायर होगी तो उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज तो पक्की है। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द लिमिटेशन अगेंस्ट द गारंटर, लिमिटेशन अगेंस्ट द गारंटर। तो लिमिटेशन जो गारंटर के लिए आपकी दैट डज नॉट बिगिन अनलेस द डिमांड इज मेड, यानी कि जब आप यहां पर जब डिमांड रेज करते हैं गारंटर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में जो लिमिटेशन है वो यहां पर आपकी शुरू होती है। जब आपने मान लीजिए आपने XYZ बैंक है, यहां पर XYZ बैंक ने यहां पर पर्सन ए को लोन दिया, एंड जी यहां पर इस केस में मान लीजिए गारंटर, जी इस केस में गारंटर है। अभी तक आपने डिमांड सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर रेज की है, तो इसका तो अभी लिमिटेशन पीरियड यहां पर शुरू ही नहीं हुआ, इसका लिमिटेशन पीरियड तो यहां पर शुरू नहीं हुआ। जब आप यहां पर गारंटी को इन्वॉक कर लेंगे, जब आप यहां पर गारंटी को इन्वॉक कर लेंगे, उसके केस में इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, एंड फर्दर आपको इसकी लिमिटेशन को बनाए रखना होगा। ओके, दैट इज द केस। तो इट इज रिगार्डिंग की जो मनी डिपॉजिट पेएबल है डिमांड के ऊपर, तो डिमांड लोन हो गया, ठीक है, टर्म लोन हो गया, डिमांड बिल हो गया, इन सभी के रिगार्डिंग आपको यहां पर टेबल दिया गया है। तो टेबल जो रहेगा ईपीडीएफ में अपलोडेड रहेगा, तो वहां पर आप आसानी से इसको टेबल को देख पाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स यहां पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए टर्म लोन के केस में, तो जो भी आपके पास ड्यू डेट थी इंस्टॉलमेंट की, उस डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट से आपके पास यहां जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा टर्म लोन के केस में। अगर डिमांड बिल है तो डेट ऑफ बिल से, जिस तारीख की आपके पास बिल है उस तारीख से आपके पास लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डिसऑनर्ड यूसेंस बिल है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वहां से आपके पास जो यहां पर लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। फर्दर इन केस ऑफ कैश क्रेडिट, जहां पर हाइपोथिकेशन का चार्ज है, जहां पर हाइपोथिकेशन का चार्ज है वहां पर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास शुरू होगा। जहां पर आपके पास कैश क्रेडिट है लेकिन प्लेज का चार्ज है, तो प्लेज के केस में कोई भी लिमिटेशन एक्सपायरी नहीं होता है। प्लेज के केस में लिमिटेशन पीरियड की आपके पास एक्सपायरी होती ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसके केस में लिमिटेशन एप्लीकेबल ही नहीं रहता। दैट इज नॉट लीगल एक्चुअली। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग, ये प्रैक्टिसेस है एक्चुअली, लेकिन वो लीगली वैलिड नहीं रहता, लीगली वैलिड नहीं रहता। लाइकवाइज तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को आपने यहां पर लोन किया, एंड उसकी जो लिमिटेशन एक्सपायर होनी थी वो 1 जनवरी 2020 को एक्सपायर होनी थी। अब यहां पर आपको बिजी शेड्यूल में रहते हुए याद नहीं आया, आपने यहां पर लिमिटेशन एक्सपायर कर गई, लिमिटेशन आपने की एक्सपायर कर गई। तो यहां पर
पर्सन से आपने 2 तारीख में लिमिटेशन जो बैलेंस कंफर्मेशन लेटर थी वो साइन करवा ली है बैक डेट में। 2 तारीख में 2 जनवरी को लिमिटेशन लेटर जो थी वो अपने साइन करवा ली है बैक डेट में, ठीक है। तो क्या वो वैलिड होगी? वो वैलिड देखिए बन जाएगी, एज अ प्रैक्टिस वो वैलिड बन जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से वो पर्सन इस चीज को प्रूव कर देता है कि उस दिन वो प्रेजेंट ही नहीं था, जैसे मान लीजिए आपने लिमिटेशन लेटर भर दी 29 ऑफ दिसंबर की भर दी, 29 ऑफ दिसंबर की भर दी, ठीक है। तो वो प्रेजेंट यहां पर शो कर देता है कि 29 दिसंबर को प्रेजेंट ही नहीं था यहां पर, तो उसके केस में आपके ऊपर डबल एक्शन आ जाएगा। आप केस तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ के साथ जो डिस्क्रिशनरी एक्शन बैंक की तरफ से आएगा वो भी आ जाएगा। जो ई पीडीएफ्स हैं दोज वुड बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। वेबसाइट में सॉरी नहीं रहेंगी, एप्लीकेशन के थ्रू अवेलेबल रहेंगी, थ्रू द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि प्लेज के केस में लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। एंड फर्दर मॉर्गेज के केस में, देखिए मॉर्गेज के केस में हमने देखा था कि फोरक्लोजर के केस में एंड फर्दर फोरक्लोजर के केस के रिगार्डिंग एंड फर्दर रिगार्डिंग द आपके पास जो समय सीमा वो कितनी है, 30 साल की रहती है। राइट ऑफ रिडेम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में जो आपके पास टाइम है दैट इज ऑफ 30 इयर्स। एंड अगर आपने यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है उसके केस में जो समय सीमा है दैट इज फ्रॉम द 12 इयर्स, यानी कि फ्रॉम द डेट व्हेन द मॉर्गेजी मनी हैज बिकम ड्यू। जिस तारीख को जो मॉर्गेजी मनी है वो ड्यू हुई है, मॉर्गेजी मनी जो है वो ड्यू हुई है, उस तारीख से 12 साल तक, उस तारीख से 12 साल तक आप यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन ले सकते हैं। आप 12 साल तक प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन ले सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंटेशन की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की ही है। जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन दिया, तो हाउसिंग लोन के केस में लिमिटेशन 12 साल की नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हाउसिंग लोन के केस में जो लिमिटेशन है वो 3 साल की ही है, ठीक है। जो लिमिटेशन मॉर्गेज के केस में दैट इज 12 इयर्स। इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉपर्टी बैंक ने मॉर्गेज की है, जो प्रॉपर्टी बैंक ने यहां पर मॉर्गेज की है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन लेने का जो टाइम पीरियड है बैंक के पास कि कानून का सहारा लेते हुए बैंक यहां पर पोजेशन ले सकता है, इसका लिमिटेशन 12 साल का है, इसका लिमिटेशन 12 साल का है। लेकिन यहां पर लोन की जो आपके पास लिमिटेशन है ना वो 3 साल की ही है। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ फोरक्लोजर, इसका जो लिमिटेशन है दैट इज ऑफ 30 इयर्स। एंड फर्दर फिक्स डिपॉजिट के केस में भी यहां पर 3 साल का रहता है आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ बाय द डिपॉजिटर। एंड फर्दर फ्रॉड के केस में जिस तारीख से आपने फ्रॉड को डिटेक्ट किया है लिमिटेशन 3 साल का रहेगा। ओके, इसी तरह से अगर हमने कंज्यूमर के केस में बात करें, कंज्यूमर के केस में 2 साल का पड़ा था ना कि कंज्यूमर के केस में 2 साल का रहता है। ओम्बड्समैन के केस में लिमिटेशन जो था वो 1 साल का रहता है, ठीक है। सो दैट इज अ केस। एंड जहां कहीं भी किसी एक चीज के लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड मेंशन नहीं है, यानी कि मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड मेंशन नहीं है, वहां पर जो एप्लीकेबल लिमिटेशन पीरियड रहेगा दैट वुड बी डीम्ड टू 3 इयर्स, उसे 3 साल का माना जाएगा। जहां कोई पर्टिकुलर पीरियड मेंशन नहीं है वहां पर जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल का माना जाएगा।